हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर देखिए, लास्ट क्लास हमारा जो है वो कौन सा था सर? वो 10वां दिन था। आज हमारा कौन सा दिन है? वो है आज है 11वां दिन, जिसमें हम करने जा रहे हैं आज इनकम टैक्स के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। तो सारे देखिए आज का जो टॉपिक्स होगा, जो कवर कर लेंगे हम लोग सारा, उसमें यकीन मानिए कि सारे टॉपिक में आपका 7-8 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। कोई डाउट नहीं है कि आपका उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन ना बन पाए। तो आराम से देखिएगा, बढ़िया तरीके से देखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। शुरुआत करते हैं आज के कोटेशन से। देखिए आज का कोटेशन क्या कहता है। सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहा भैया हमारी समस्याएं जो हैं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है, मतलब हमारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है। तो भैया सीधा सीधी बात समझ लेगा, अगर आपके जीवन में भी समस्या आ रहा है, परेशानी तकलीफ आ रही है और आपको फाइट करना पड़ रहा है, आप समझ लीजिए आपके जीवन में कुछ न कुछ जरूर बदलने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज की ये कोटेशन थी। आज की इस मोटिवेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं क्लास का। अब सर आपको करना क्या है? आपको करना है नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे इंफॉर्मेशन और सर सारे नोट्स मिल जाते हैं। चलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हम क्या कर सकें सर, आपके इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा सकें। चलिए आज का टॉपिक क्या है सर? इनकम टैक्स। क्या है जी? इनकम टैक्स, है ना। तो सर इनकम टैक्स में अगर हम बात करें तो सर टैक्स कितने तरीके का होता है? टैक्स 2 तरीके का होता है। कौन सा सर? सर एक तो टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, है ना, जिसका बर्डन क्या किया जा सकता है? शिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं शिफ्ट किया जा सकता है? नहीं सर, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कभी शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। तो जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है सर वो कौन सा? सर इनडायरेक्ट टैक्स। जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब देखिएगा सर डायरेक्ट टैक्स में क्या है सर? इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स अगर डायरेक्ट टैक्स में आ रहा है, इसका मतलब तो भाई साहब बर्डन तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, ठीक है, इनकम टैक्स में अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स का कानून जो है, इनकम टैक्स का लॉ जो है वो कैसे बनता है, तो हमें लगता है या फिर बहुत सारी चीजें होती है कि भाई लोगों को लगता है कि भाई सिर्फ इनकम टैक्स का कानून इनकम टैक्स एक्ट के तहत काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स का जो कानून है वो 5 जगह पे 5 तरीके से अलग अलग लगता है। क्या कौन सा चीज मिलकर बनता है इनकम टैक्स का कानून? तो सबसे पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कहता है एनुअल अमेंडमेंट कुछ एक्ट्स के होते हैं, तो वो इनकम टैक्स का रूल 1962 में जो लिखा है वो, और सर्कुलर क्लैरिफिकेशन जो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो जारी करता है वो, या फिर कोई जुडिशियल डिसीजन है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेती हो, तो ये सारा चीज मिलके इनकम टैक्स का लॉ बनता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक हो रही है तो बताना मुझे। नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है, यहां तक क्या ही दिक्कत होगा। चलिए अगर हम बात करें कंपोनेंट्स का, तो ये देख लो इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल, सर्कुलर नोटिफिकेशन और लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट, ये सारा आ गया। अब ये क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में शेड्यूल नंबर 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होती है। अब उसके यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, और उस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में सीबीडीटी और सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो काम करते हैं। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की बात करने वाले हैं। चलिए तो ये था बेसिक आपका इंट्रोडक्शन क्या था सर इनकम टैक्स का। अब अगर हम बात करें जो टैक्स रेट है हमारे इंडिया में, जो टैक्स रेट है वो एक इंडिविजुअल के लिए कितना है, कंपनी के लिए कितना है, ये इससे सवाल बहुत ज्यादा कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो 1-2 सवाल बनता है, तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। जो हमारा अभी करंट रेट है उसकी बात करेंगे, है ना। क्या किसकी बात करेंगे? जो करंट रेट है। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, किसकी बात कर रहे हैं हम? अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल का जो 60 साल तक के लिए, देखो इंडिविजुअल में भी ना एज बटा हुआ है, 60 साल तक, 60 से 80 साल और 80 से ऊपर। तो 80 से ऊपर को सीनियर सिटीजन बोलेंगे, और सॉरी सुपर सीनियर सिटीजन बोलेंगे, और 60 से 80 को बोलेंगे सीनियर सिटीजन, और 60 तक के यंग इंसान रहते हैं ना, तो 60 तक में इंडिविजुअल के बात से होगी। क्लियर है बात? जी सर। अब आइए इंडिविजुअल जो 60 साल तक के हैं उसकी बात हम कर लेते हैं थोड़ा। उसकी बात करने के लिए क्या करेंगे सर? आइए देखते हैं।
अगर हम टैक्सेबल इनकम की बात करें तो भैया 2.5 लाख रुपए तक का क्या है, पूरी तरीके से नील है। क्या है, 2.5 लाख रुपए तक पूरी तरीके से नील है ना। चलिए अगर हम बात करें 2.5 लाख से 5 लाख तक तो आपको 5% टैक्स देना है। अगर 5 लाख से 10 लाख तक तो 20% और 10 लाख से ज्यादा इनकम है तो 30% आपको टैक्स रेट देना है। ठीक है। अगर इंडिविजुअल की बात करें, अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम यानी सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनके लिए 3 लाख रुपए तक का छूट है। कितने तक का, 3 लाख रुपए तक का। और 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 20% और 30%। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें टैक्सेबल इनकम का तो टैक्सेबल इनकम का ये जो किसका 80 साल से ऊपर वालों के लिए नील है 5 लाख तक का, 5 लाख से 10 लाख के लिए 20% और फिर ज्यादा 30%। एक बार ना थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है इसका ये अप टू 2.5 लाख वाला, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, शायद ये बढ़ चुका है। ठीक है ना, इसको इंडिविजुअल वाला जो है 60 से 80 वाला एक बार इसको चेक करिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसके बाद जो लगता है इनकम स्लैब पर वो लगता है एडिशनल इनकम, जिसको हम लोग सरचार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरचार्ज। सरचार्ज कब लगता है, जब टोटल इनकम स्लैब का अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 10% एडिशनल सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो आपको 15% देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आपको 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो आपको 37% किसका, टोटल इनकम का, टैक्सेबल जो इनकम टैक्सेबल आया उसका 37%। ऐसा नहीं कि टोटल का 37% आपको सरचार्ज ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए न्यू ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम आया है। ये कब आया था सर, 2021-20 में आया था। इस बेस पर अभी एक नया टैक्स रिजाइम जो है ये आता है। अब ये ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम क्या है, अगर आप डिडक्शन और क्या कहते हैं एग्जम्पशन ले रहे हो तब तो ऊपर वाला टैक्स रिजाइम आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 20 लाख या फिर 10 लाख से अबव, ये टैक्स रिजाइम आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ये वाला देख रहे हो 2.5 लाख तक नील है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद फिर आपका 5%, फिर 5, फिर 20, 30। ये वाला कब है, जब आप लेते हो डिडक्शन और एग्जम्पशन, छूट लेते हो, डिडक्शन लेते हो तब। लेकिन जब आप डिडक्शन क्लेम नहीं करते हो तो आपके लिए स्लैब रेट आता है ये वाला। ये स्लैब रेट क्या है सर, ध्यान से समझिएगा सर। ये स्लैब रेट जो है ना वो थोड़ा अलग स्लैब रेट है। क्या है, 2.5 लाख रुपए तक नील है, फिर अगर 2.5 से 5 लाख तक हुआ तो 5% है और उसमें रिबेट मिल जाएगा 87A का। याद रखिएगा 87A का रिबेट इसमें आपको मिलेगा विद टैक्स रिबेट अंदर। हाँ ठीक है। उसके बाद 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% और 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, फिर 20% हो गया 10 से 12.5 लाख, फिर 12.5 लाख से 15 लाख आपका होगा 25% और 15 लाख से अब जो लगेगा वो लगने वाला है कितना सर, 30%। ये तब लगेगा जब आप डिडक्शन क्लेम नहीं करोगे, है ना, तब ये टैक्स रिजाइम का फॉलो कर सकते हो। कह रहा है उसके बाद क्या बोल रहा है, सेक्शन 112A और 111A जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा होने पर सरचार्ज 15% ही लगेगा। जैसे अभी आप अपने ऊपर देखा ना कि किसी इंडिविजुअल का अगर 15% से ज्यादा हो गया या 1 करोड़ से 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तो कितना सरचार्ज लगता था, 15%। 2 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 25% लगता था क्या, सरचार्ज, एडिशनल टैक्स। लेकिन ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112A और 111A है वहां पे अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ऊपर भी सरचार्ज 15% ही लगेगा, 25 और 37 के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो क्या इंडिविजुअल के लिए। अगर हम बात करें कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसकी बात करें, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको क्या टैक्स रेट देना पड़ेगा। अगर 0 से 10,000 रुपए तक का है तो उसको 10% टैक्स देना है। अगर 10,000 से 20,000 तक का आपका है टैक्स तो आपको कितना देना है, 1,000 देना है प्लस 20% ऑफ एक्सेशन इनकम, मतलब 10,000 रुपए तक का कितना 1,000 हो गया। और फिर जो एक्सेस हुआ 10,000 रुपया उसका 20% ऑफ एक्सेस इनकम देना है, कितना 10,000 का। और 20,000 एंड अबव, अब 20,000 से ज्यादा है तो क्या होगा सर, आपको 3,000 रुपए देना पड़ेगा प्लस 30% ऑफ द एक्सेस इनकम। जितना 20,000 से जितना भी ज्यादा होगा ना उस पर आपको क्या करना पड़ेगा सर, उससे ज्यादा जो भी इनकम होगा उसका आपको 30% देना पड़ेगा। सरचार्ज कितना है इसका सर, 1 करोड़ से अगर ज्यादा है तो 12% ऑफ इनकम टैक्स, और HEC हायर एजुकेशन एंड सेस बोलते हैं इसको, ये 4% और लगता है। तो याद रखिएगा सरचार्ज क्या, एडिशनल। 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 12% ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, चलिए अब लोकल अथॉरिटी या फर्म की अगर बात करें तो कोई लोकल अथॉरिटी कोई फर्म है तो उसकी अगर बात करें तो सर उसमें लगता है 30% ऑफ इनकम टैक्स। टोटल कितना
30% ऑफ इनकम टैक्स। ये क्या है सर, ये स्लैब रेट है, इतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, वो बता रहा है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 12% सरचार्ज और हायर एंड एजुकेशन सेस आपको 4% देना है पड़ेगा। ये फर्म और लोकल अथॉरिटी का था। उसके बाद है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का बात करें तो जनरल टैक्स रेट कितना हुआ 30%। जनरल टैक्स रेट कितना हुआ 30%। अगर हम स्पेशल केस में बात करें 25% ऑफ इनकम टैक्स का। सर ये जनरल और स्पेशल केस क्या है देखिएगा। स्पेशल केस तब होता है जब आपकी कंपनी जो सेटअप हुए 1 मार्च 2016 के बाद और इंडियन कंपनी है, ये दो केस है। तो आप स्पेशल केस में आते हैं जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 25% देना पड़ेगा आईटी का और 30% देना पड़ेगा जनरल टैक्स रेट में। जो जनरल टैक्स रेट कितना है 30% है और अगर आप स्पेशल केस में आते हैं तो 25%। अब सरचार्ज यहाँ क्या लगेगा आपका, सरचार्ज जो लगेगा वो 1 करोड़ से ज्यादा अगर है तो 7% ऑफ इनकम टैक्स और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% ऑफ इनकम टैक्स। हायर एंड एजुकेशन से हर जगह 4% ही है। याद रखिएगा डोमेस्टिक कंपनी 30% है, ठीक है क्या, इनकम टैक्स का स्लैब रेट में। लेकिन अगर स्पेशल केस है तो 25%। स्पेशल केस में क्या हो गया सर, एक मार्च 2016 के बाद बनी होनी चाहिए। और दूसरा क्या सर, दूसरा जो है सेटअप होगा इंडियन कंपनी होगी, दूसरी क्या होगी इंडियन कंपनी होगी। सरचार्ज क्या होगा सर, सरचार्ज जो है एडिशनल चार्ज है वो क्या, 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप कमा रहे हैं तो 7% ऑफ इनकम टैक्स देना पड़ेगा और 10 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं तो 12% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। हायर एंड एजुकेशन से जो है 4% है। अगर हम बात करें, ये तो था डोमेस्टिक कंपनी। अगर हम बात करें फॉरेन कंपनी का तो फॉरेन कंपनी को 40% टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 40%। सरचार्ज क्या सर, सरचार्ज इसके लिए थोड़ा कम है। 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है तो 2% ऑफ इनकम टैक्स और अगर 10 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है तो 5% ऑफ इनकम टैक्स। तो सरचार्ज में इसको थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा इसको बेनिफिट मिला है किसको, फॉरेन कंपनी को। चलिए नेक्स्ट चलें जी सर। अब क्या है, अब है कैपिटल गेन अगर 112 के तहत हुआ तो भाई साहब 20% ऑफ टैक्स देना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म गेन हुआ तो 111 15% ऑफ टैक्स। इसी दोनों की बात कर रहा था जिसमें क्या सरचार्ज आपका कितना सर 15% ही लगेगा, चाहे आपका 1 करोड़ से कभी भी कितना भी ज्यादा हो। सरचार्ज कितना लगेगा सर 15% ही लगेगा। यार बात समझ में आई जी सर। उसके बाद क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी या क्रॉस वर्ड पजल हॉर्स राइडिंग से आप अगर इनकम हुआ आपको तो 30% ऑफ टैक्स देना है। अगर कोई इनकम अनएक्सप्लेन्ड है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम मतलब आपके घर में छापा पड़ा और अचानक से 5-7 करोड़ रुपया निकल गया, 5-7 करोड़ रुपया 500 करोड़ रुपया निकल गया, मान लो चलो 500 मान लेता हूं, 500 करोड़ रुपया निकल गया और गवर्नमेंट ने पूछा बेटा पैसा कहां से आया, तुम्हें बोला मुझे नहीं पता, मैं तो जानता ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं। गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है मैं ले लेता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ले फिर बोलोगे मन में आएगा यार इतना पैसा जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं मेरा ही है। बोला तो फिर बताओ कहां से आया, बोला नहीं पता। बोला ठीक है 60% मेरा 40 तेरा, 60% मेरा 40 तेरा, बात खत्म। चलो अब जो आ रहा है वो है हेड्स ऑफ इनकम। अब क्या है हेड्स ऑफ इनकम। देखो जो 5 हेड्स है, अब जो है हेड्स ऑफ इनकम में 5 हेड होते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, कहां से इनकम आते हैं उसकी बात किया जा रहा है। इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब देखो ये जो है ना इसके सेक्शन दिए हुए हैं, ये बस इसको याद कर लेना। अभी बाकी अभी हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 सेक्शन 15 to 17 इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 22 to 27 ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी आता है 28 to 44 में। अगर कैपिटल गेन की बात करूं तो आता है 45 से 55 में और अगर अदर सोर्सेज की बात करें तो आता है 56 से 59 में। अब देखिए बात करें कि असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं और प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं। एक लाइन में जिस साल इनकम हम कमाते हैं उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर, जिस साल इनकम अर्न करते हैं उसको बोलता है प्रीवियस ईयर, और जिस साल हम इनकम पेड करते हैं यानी कि टैक्स पे करते हैं उसको कहेंगे असेसमेंट ईयर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताना मुझे, नहीं है। चलो अब है एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। अब ये क्या है भाई साहब, देखो जनरल रूल क्या है, जनरल रूल यही है कि भैया जिस साल आप टैक्स मतलब कमा रहे हैं उसका अगला साल आपको टैक्स पे करना होता है। जैसे अगर मुझे टैक्स पे करना होगा तो मैं पिछला साल जितना कमाऊंगा उसका टैक्स इस साल पे करूंगा, यही होगा बात जी। लेकिन जनरल रूल के एक्सेप्शन में भी कुछ कुछ बातें कही गई है। क्या कही गई है और क्यों कही गई, देखो कुछ ऐसे इनकम होते हैं जिसका आपको क्या करना पड़ता है, जिस साल आपने कमाया उसी साल आपको पे करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगला साल मान लो भाग गया तो, है ना। तो इसी के लिए कुछ कुछ एक्सेप्शन, कुछ कुछ अपवाद बनाए गए हैं जिसमें यह कहा गया कि भैया ये वो कंडीशन है जहां इनकम टैक्स आपको इसी साल देना पड़ेगा, यानी कि सेम ईयर में पे करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ कुछ वजह से वो यहां भाई साहब यहां से रहेगा ही नहीं, यहां
इंडिया से वो चला जाएगा, तो फिर पे कब करोगे? तो पहला क्या है, जैसे अगर किसी का शिपिंग बिजनेस होगा, देखो क्या कह रहा है, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट यहाँ का नहीं है ना, और क्या सर, अगर यहाँ का रेसिडेंट नहीं है और इनकम किया हुआ है, तो आप क्या करेगा? बोलेगा इसी साल टैक्स दे दो। क्या करेगा? इसी साल टैक्स दे दो। बोलेगा इनकम, दूसरा बोला इनकम फ्रॉम पर्सन लिविंग इंडिया। अगर कोई इंसान इंडिया छोड़ रहा है या तो परमानेंटली या लॉन्ग समय के लिए, तो भी बोलेगा भाई तुम इसी साल टैक्स देके जाओ। ठीक है। तीसरा, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर कोई इंसान जो है शॉर्ट टर्म के लिए अगर वो क्या किया है, कमाई किया है ना, तो वो भी और इंडिया छोड़ रहा है, तो क्या करेगा? बोलेगा भाई साहब तब भी पैसा दे दो। फिर इनकम ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू अलाइनेट हिज एसेट्स विद, अच्छा ये वैसा इंसान, ठीक है, जो पैसा चोरी मतलब बचाना चाहेगा। कैसे सर? वो क्या करेगा? वो अपने एसेट्स को किसी और का बता देगा, है ना, तो उस तरह के इंसान को बोलेगा भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते, आप पेमेंट करो। उसके बाद है इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ है तो भाई साहब वो भी क्या बोलेगा? बोलेगा आप तो आपका बिजनेस तो बंद हो रहा है, तो आप पेमेंट क्या करो? आप पेमेंट अभी ही कर दो। क्या करो? आप पेमेंट अभी ही कर दो। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 क्या है? ये सर ये 5 जो है एक्सेप्शन है जनरल रूल के, कि भाई साहब जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है कि पैसा जो है हमको क्या करना है, जिस साल टैक्स पे मतलब जिस साल हम कमाएंगे उसके अगला साल पे करना है। लेकिन इन 5 केसों में टैक्स आपको उसी साल पे करना है जिस साल आप अर्न कर रहे हैं। क्लियर है जी सर? चले नेक्स्ट चले सर। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या है? रेसिडेंशियल स्टेटस। अब ये क्या होता है? देखिए, आप टैक्स पे करेंगे उसी कंट्री में जिस कंट्री में आप रहते हैं, बात सही है जी। तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस जो है हर इंसान का, हर सोसाइटी का, आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये रेसिडेंट हम यहाँ इंडिया के हैं, या उसका क्या रूल है, वो बात करने वाले हैं। तो रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब कि किसी भी कंट्री में आप, जैसे इंडिया की रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करूं तो उसका कुछ रूल है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप इंडिया में रह रहे हैं और आप यहाँ के रेसिडेंट है या नहीं है। तो वो रूल की पहले हम बात कर लेते हैं। आ जाओ, 1 मिनट देंगे। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल की। सर इंडिविजुअल मतलब एक इंसान जो नॉर्मल इंसान है। अब वो रेसिडेंट, वो क्या क्या हो सकता है? देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस में वो 3 चीज हो सकता है, या तो वो रेसिडेंट होगा, या तो वो रेसिडेंट होगा, या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। क्या होगा? नॉन रेसिडेंट होगा, या फिर डीम टू बी रेसिडेंट होगा। क्या होगा? डीम टू बी रेसिडेंट। तो 3 होगा। तो सबसे पहले रेसिडेंट जो होगा उसकी क्या कंडीशन है, आइए उसको समझते हैं। रेसिडेंट होने के लिए 2 बेसिक कंडीशन है। क्या क्या? कि पहला तो उसको 182 दिन इंडिया में रहना होगा। क्या होगा? पहला उसको 182 दिन इंडिया में रहना होगा। दूसरा कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में, यानी कि लास्ट ईयर में आपको 60 दिन रहना पड़ेगा, प्लस 365 दिन लास्ट ईयर के पिछले वाले 4 साल में आपको 365 दिन रहना पड़ेगा। पिछला साल 60 दिन और उसके पिछले 4 साल में आपको 365 दिन रहना पड़ेगा इंडिया में। तो हम कहेंगे क्या है कि आप ये क्या रेसिडेंट इन इंडिया है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक या 2 कंडीशन हो जाए तो हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दिया तो हम उसको क्या करेंगे? रेसिडेंट मान लेंगे। कि मतलब लास्ट ईयर में क्या होगा, 182 दिन या उससे ज्यादा रहा हो, या फिर लास्ट ईयर में 60 दिन रहा हो और उसके पहले 4 साल में 365 दिन रहा हो, तो क्या मान लेंगे? सर रेसिडेंट है। अब इसका ना कुछ एक्सेप्शन है। इसका अपवाद क्या है कि कुछ कंडीशन है जहां सिर्फ हम 182 दिन वाले कंडीशन से सेटिस्फाई करेंगे कि वो रेसिडेंशियल स्टेटस है। वो 60 दिन वाला और 365 दिन वाला अप्लाई नहीं होगा। कहां? सर जब वो सिटीजन है इंडिया का और इंडिया हु लिव प्रीवियस और जिसने प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर इंडिया छोड़ दिया है। दूसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो ये वाला ही कंडीशन क्या होगा? सिर्फ अप्लाई होगा। कौन सा? 182 दिन वाला। तो ये बात क्या हुआ? रेसिडेंशियल स्टेटस का, जिसमें हमने क्या बोला? 2 कंडीशन। एक तो क्या? 60 दिन होना चाहिए, सॉरी 182 दिन होना चाहिए या उससे ज्यादा। दूसरा बोला 60 दिन होना चाहिए और 300 का 60 दिन का प्रीवियस ईयर में रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहना चाहिए प्लस 365 दिन प्रीवियस ईयर के पहले वाले 4 साल में रहना चाहिए। ये 2 कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में कोई भी एक सेटिस्फाई हुआ, हम मान लिए क्या? हम मान लिए कि वो रेसिडेंट है। लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है कि कुछ कंडीशन है, 2-3 कंडीशन है जिसमें हम ये मानना होगा कि 182 दिन वाला ही मेरा क्या होगा?
सर रेसिडेंट होगा, बाकी और कोई नहीं होगा। जैसे जो सिटीजन हो इंडिया का, क्या हो, इंडिया का सिटीजन हो और प्रीवियस ईयर जो है लास्ट ईयर इंडिया छोड़ दिया हो, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये दो होगा जो इसमें आएगा अपवाद में। चलिए अब नेक्स्ट है डीम्ड टू बी रेसिडेंट। डीम्ड टू बी रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट मान लिया जाएगा, या नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट भी इसको कह सकते हैं। क्या कह रहा है इसका कंडीशन कि अगर इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, फॉरेन इनकम से मतलब क्या हो, अदर देन फॉरेन इनकम मतलब इंडियन इनकम हो गया 15 लाख से ज्यादा हो, और सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो टैक्स लायबिलिटी इंडिया का हो, ये तीन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे सर, हम इसको बोलेंगे डीम्ड टू बी रेसिडेंट। दो कंडीशन बोला, इनकम कहां होना चाहिए, फॉरेन इनकम होना चाहिए, सॉरी अदर देन फॉरेन होना चाहिए, और 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। क्या बोला, एक तो अदर देन फॉरेन इनकम हो, दूसरा 15 लाख से ज्यादा हो, और टैक्स लायबिलिटी कहां, सिर्फ इंडिया में हो, मतलब बाहर उसको टैक्स पे करने का नहीं मिल रहा हो, तो उसको मान लेंगे डीम्ड टू बी रेसिडेंट, वो इंडिया का हो जाएगा। तीसरा है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अब देखो नॉन रेसिडेंट देखने के लिए क्या करेगा सर, नॉन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड डीम्ड टू बी रेसिडेंट ना हो। अच्छा ये इसके लिए क्या बोला नॉन रेसिडेंट होने के लिए कुछ नहीं, नॉन रेसिडेंट होने के लिए ये है कि भैया नॉन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, और डीम्ड टू बी रेसिडेंट ना हो। तीन हो गया था, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और डीम्ड टू बी रेसिडेंट। रेसिडेंट का दो कंडीशन, नॉन रेसिडेंट का दो कंडीशन, और सॉरी नॉन रेसिडेंट बोल रहा हूं, डीम्ड टू बी रेसिडेंट का दो कंडीशन, और नॉन रेसिडेंट का बस एक कंडीशन, क्या कि कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो नॉन रेसिडेंट हो गया। अब रेसिडेंट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरली रेसिडेंट, एक होता है नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अब देखो ऑर्डिनरली रेसिडेंट जो होगा, जिसको बोलते हैं ओआर, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरली रेसिडेंट। रेसिडेंट ठीक है, इसका क्या कहानी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे जिसका एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो। बेसिक कंडीशन क्या था, वही दो वाला 182 दिन वाला, या और 60 और 365 वाला, याद रखो ये बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई भी एक हो, प्लस 2 एडिशनल कंडीशन हो। अब एडिशनल कंडीशन क्या वो देखेंगे। चलो ये हो गया ऑर्डिनरली। नॉट ऑर्डिनरली के लिए एक बेसिक कंडीशन और या फिर एक और कोई भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, बस। अब ऑर्डिनरली के लिए 1 + 2 यानी पहला कोई भी एक बेसिक कंडीशन हो और 2 एडिशनल कंडीशन हो। और नॉट ऑर्डिनरली के लिए और नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए एक बेसिक कंडीशन होगा, ठीक है, तभी तो ऑर्डिनरली होगा। लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए नन या कोई भी एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ऊपर भी क्या होगा, वो नॉट ऑर्डिनरली होगा। मतलब सीधा सीधी अगर मैं बात करूं कि ऑर्डिनरली रेसिडेंट होने के लिए कोई एक बेसिक कंडीशन हो और 2 एडिशनल हो, तभी वो ऑर्डिनरली हो सकता है, नहीं तो फिर वो नॉट ऑर्डिनरली हो गया। अब एडिशनल कंडीशन क्या है, इसको समझना ध्यान से। एडिशनल कंडीशन कहता है प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 साल में 2 साल इंडिया में रहा हो, इंडिया में रेसिडेंट हो। क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना कि पहला कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 साल में 2 साल इंडिया में रहा हो, या फिर दूसरा कंडीशन प्रीवियस ईयर्स वाले पहले 7 साल में, पहले 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहा हो। 10 साल की बात जब होगी तो 2 साल रहना चाहिए, और अगर दूसरा बात करें 7 साल में तो 730 दिन होना चाहिए। तो ये बात क्या है सर, ये 2 एडिशनल कंडीशन है, एक बेसिक 2 एडिशनल ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक बेसिक और एक भी एडिशनल कंडीशन नहीं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर है बात जी सर। चलिए अब ये तो हो गया किसके लिए था सर, ये बेसिक कंडीशन इंडिविजुअल के लिए था, रेसिडेंशियल एंड स्टेटस इंडिविजुअल के लिए। फर्म, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए क्या रूल है सर, कह रहा है मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है होली या पार्टली इंडिया से अगर हो रहा है तो रेसिडेंट है, और अगर इंडिया से नहीं हो रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट है। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इन केस ऑफ कंपनी, अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी केस में क्या है सर, कंपनी के केस में है POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखा जाता है। देखो इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट होगा, लेकिन जो इंडियन कंपनी नहीं है उसके लिए क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मतलब इंडिया का अगर है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट तो वो रेसिडेंट है, और इंडिया के से बाहर का है, इंडिया का नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट है। क्लियर है बात जी। चलिए अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर इनकम में। क्या चल रहा है एग्रीकल्चर इनकम में। एग्रीकल्चर इनकम क्या है, कह रहा है कोई भी रेंट या रेवेन्यू जो ड्राइव हुआ है लैंड से, ठीक है, विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, जो इंडिया में सिचुएटेड है और यूज किसके लिए है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए।
उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एग्रीकल्चर के ऑपरेशन से अगर कोई इनकम हुआ है तो भी। इनकम फ्रॉम सैपलिंग सीडिंग्स, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस या इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, ये सारे के सारे क्या है एग्रीकल्चर इनकम है। नोट अब क्या बोल रहा है कि सैलरी, एक फार्म मैनेजर का सैलरी, डिविडेंड अगर कोई कंपनी इंगेज है एग्रीकल्चर में तो, और कैपिटल गेन जो अराइज हुआ है ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड से, ये सारे क्या हैं सर, ये सारे नहीं हैं क्या आपके एग्रीकल्चर इनकम, याद रखिएगा ये सारे एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अब बात करें नॉन एग्रीकल्चर इनकम का, कौन सा नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, कह रहा है इनकम फ्रॉम मार्केट, स्टोन क्वारीज, माइनिंग रॉयल्टी, लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अगर कोई लैंड यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, सप्लाई फॉर वाटर इरिगेशन, अगर खेती के लिए कोई सप्लाई वाटर किया जा रहा है, सेल्फ ग्रोन ग्रास, खुद से हुआ ट्रीज, बंबू, फिशरीज यानी मछलियां, सेल ऑफ अर्थ और ब्रिक मेकिंग मतलब गिट्टी बनाने वाला, डायरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, इंटरेस्ट ऑफ रेंट, अगर कोई रेंट मिला है तो उसका इंटरेस्ट, और बायर ऑफ ए राइप क्रॉप, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। क्या है नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, याद रखिएगा इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अगर हम बात, अच्छा एक चीज, एग्रीकल्चर इनकम में कुछ कुछ बिजनेस है और कुछ कुछ बिजनेस में कुछ एग्जेम्प्ट और कुछ को टैक्सेशन माना गया है, मतलब हाफ या कुछ परसेंटेज को एग्जेम्प्ट माना गया है, कुछ को टैक्सेबल माना गया है। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल इससे पूछा जाता है। कह रहा है सेक्शन 8 कहता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, अगर कोई ग्रो और मैन्युफैक्चर टी है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम कितना माना जाएगा, 60% के लिए एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा और 40% के लिए नॉन एग्रीकल्चर, जो नॉन एग्रीकल्चर होगा वो टैक्सेबल होगा, क्या होगा टैक्सेबल होगा। 7A में बात किया गया है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर का, तो रबर 65% एग्जेम्प्ट होगा जो एग्रीकल्चर इनकम, और 35% होगा टैक्सेबल। अगर बात करें कॉफी का, तो कॉफी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो 75% एग्जेम्प्ट होगा और 25% टैक्सेबल होगा, लेकिन वही कॉफी रोस्टेड और ग्राउंडेड है तो वो 60% एग्जेम्प्ट होगा और 40% क्या होगा सर टैक्सेबल होगा, याद रखिएगा इस बात को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, अब चलते हैं नेक्स्ट है सर इनकम फ्रॉम सैलरी, क्या किसकी बात कर रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो ये 5 हेड है, उसमें से पहला हम लोग समझने सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब देखो इसमें से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक चीज इसको समझना। आ जाओ चलते हैं सर, सबसे पहले कुछ कुछ इंट्रोडक्टरी प्रोविजन है, क्या है इंट्रोडक्टरी प्रोविजन है। अब क्या क्या इंट्रोडक्टरी प्रोविजन है, देखो सबसे पहले बोला कि अगर हम सैलरी की बात करें तो सबसे पहले इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन होना चाहिए सैलरी हेड में टैक्सेबल होने के लिए। ठीक है, क्या बोला, सैलरी हेड में टैक्स पे करने के लिए इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन होना जरूरी है। अब जैसे पार्टनरशिप बिजनेस है, तो पार्टनरशिप बिजनेस अगर है और उस पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई सैलरी ले रहा है तो उसको पीजीबीपी में भेजेंगे, कहा जाएगा पीजीबीपी में। ठीक है, कोई एमपी एमएलए ले रहा है अगर सैलरी तो उसको हम भेजेंगे अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस। ठीक है, तो क्योंकि ये सारे इंप्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में नहीं आते हैं, तो सैलरी हेड होने के लिए क्या होना चाहिए, इंप्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है प्लेस ऑफ अक्रूड सैलरी होना चाहिए, अगर सर्विस इंडिया में है, क्या बोल रहा है, अगर सर्विस इंडिया में है तभी टैक्स इंडिया में, नहीं तो स्टेट इन कंट्रोल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का है और फॉरेन में सर्विस कर रहा है तब भी टैक्स यहां पे करना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो भी उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं इंडिया का कोई सर्विस होल्डर है जो इंडिया के गवर्नमेंट की सर्विस फॉरेन में कर रहा है, तो पे कहां करेगा, टैक्स इंडिया में पे करेगा। क्लियर है, वही बात कर रहा है। नेक्स्ट है, वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस सैलरी हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट फ्रीलांसर हो गया जो पीजीबीपी में जाएगा। याद रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होगा सर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस की अगर बात करें तो वो जाएगा सैलरी हेड में, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की बात करें फ्रीलांसर तो वो पीजीबीपी में जाएगा। अब प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या है सर, टैक्सेबल पार्ट ऑफ अमाउंट को रिट्रेचमेंट, कंपनसेशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट को ये इसको बोलते हैं क्या सर, इसको बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। देखो क्या होता है, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेचुइटी, कम्यूटेड पेंशन या प्रोविडेंट फंड, जैसे 20 लाख मान लो टैक्स है, उसमें से 12 लाख को क्या किया, एग्जाम्प्ट कर दिया, तो 8 लाख क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। अब यही 8 लाख को बोला जाता है टैक्स, ये क्या बोलते हैं
ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ठीक है, तो ये टैक्सेबल होगा। अब क्या है, फॉर्मेट दिया हुआ है, किसका फॉर्मेट दिया हुआ है सर, इनकम फ्रॉम सैलरी का। देखिए क्या क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मेट ऑफ फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, सबसे पहले क्या होगा, बेसिक सैलरी होगी, क्या होगी, बेसिक सैलरी होगी। फिर हम अलाउंसेस पे करेंगे, क्या पे करेंगे, अलाउंसेस। फिर परक्विजिट्स अगर कोई है, फिर प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी है, ठीक है। उसके बाद ये बनेगा ग्रॉस सैलरी, क्या बनेगा, ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन मिलेंगे 3 अंडर सेक्शन 16 में। क्या 16 मिलेगा, पहला मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का, दूसरा मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अंडर सेक्शन 16(2), और तीसरा मिलेगा प्रोफेशन टैक्स जो है अंडर सेक्शन 16(3), ठीक है, ये मिल गया। इसके बाद ये मिलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, क्या बनेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो अब देखो डिडक्शन जो है दिया था अंडर सेक्शन 16 के तहत, वो डिडक्शन ध्यान से इसको समझना। चलो अगर हम बात करें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का, तो सेक्शन 16(1) बात करता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, जो है ग्रॉस सैलरी का, मतलब कह रहा है ग्रॉस सैलरी या 50,000 विच एवर इज लेस, जो होगा कम उसको। देखो जब भी गवर्नमेंट तुमको बेनिफिट देगा तो लेस देगा, और जब से तुमसे लेगा तो मोर मिलेगा, याद रखना ये चीज टैक्स में होता है। ग्रॉस सैलरी या 50,000 जो होगा लेस, उसको मान लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा है सेक्शन 2 जो है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। अब एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या कह रहा है कि सैलरी के इनकम में ऐड कर लो, सैलरी का जो इनकम है ना उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस को ऐड कर लो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो दोनों ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिडक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और वो डिडक्शन क्लेम कैसे करेगा, देखो कैसे होगा। एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो, या फिर मैक्सिमम डिडक्शन 5,000 पर एनम, साल भर में 5,000, या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तीनों में से जो कम होगा, तीनों में से कम होगा, जो एक्चुअल मिला है वो, या फिर मैक्सिमम डिडक्शन कितना 5,000, या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये होगा क्या, सही है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए। अब सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्स जो होगा वो ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कुछ ना रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, क्या है, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। देखो अभी डिडक्शन अलाउंसेस सब पढ़ेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स बताता हूं, ठीक है। जब रिटायर हो जाएगा तो क्या क्या होगा, देखो सबसे पहला है टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्रेचुइटी। याद रखिएगा सेक्शन 10(10) पूछा गया सवाल है कि सेक्शन 10(10) में ग्रेचुइटी आएगा, क्या आएगा, ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(10) में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये क्या है, ग्रेचुइटी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या है, फर्स्ट केस क्या है, बोला एम्प्लॉय कवर्ड बाय पेमेंट, अगर ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में कवर्ड है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। क्या क्या लिस्ट है, नीचे में से बोला, जो नीचे दिया गया ना उसमें जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, 20 लाख रुपया, ठीक है, या एक्चुअल ग्रेचुइटी जो मिला, या 15/26 इंटू सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। ये तीनों में से जो लेस होगा, जो कम होगा, उसका आपको क्या मिल जाएगा सर, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपके लिए। केस 2 क्या है, केस 2 बोलता है अगर एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए ऑप्शन है 20 लाख रुपया है, ठीक है, या फिर एक्चुअल ग्रेचुइटी जो मिला है, या फिर 1/2 ऑफ एवरेज लास्ट 10 मंथ का सैलरी लेना है रिटायरमेंट का, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी अमाउंट आएगा उसको ले लेना है। ये तीनों में जो लोग हैं ना उसमें से जो लिस्ट निकलेगा जो सबसे कम होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, यहां ध्यान रखना। चलो अब मान लो कि कोई 25 साल 2 महीना रहा, ठीक, 25 साल 6 महीना 2 दिन, 25 साल 6 महीना रहा, तो आप 25 साल 6 महीने से 2 भी दिन ज्यादा कंसीडर हुआ तो उसको 26 मान लेंगे। लेकिन अगर 25 साल 6 महीने से 2 भी दिन कम रहा तो उसको हम 25 साल मान लेंगे, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा तो 26, 6 महीने से ज्यादा तो 6 महीने से कम तो 25, मतलब कम मान लेना है, उसको पूरा मंथ नहीं लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है नोट, अगर सर्विस के दौरान ग्रेचुइटी मिला है, एक चीज और ध्यान रखना, अगर सर्विस के दौरान ग्रेचुइटी मिला है तो वो फुल्ली टैक्सेबल, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट दोनों टैक्सेबल होगा। सर्विस रिटायरमेंट के बाद मिला तब गवर्नमेंट और प्राइवेट वाला सीन देखेंगे, लेकिन अगर सर्विस के दौरान मिला तो भाई साहब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट दोनों टैक्सेबल होगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय 20 लाख ही क्लेम करेगा, कितना करेगा, 20 लाख, 20 लाख ही क्लेम कर सकता है। बात समझ में आया जी सर, किसके लिए था, ग्रेचुइटी के लिए। अब पेंशन की बात करते हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन। पेंशन भाई साहब क्या है सर, सेक्शन 10(10)(a) में है। सर
अनकम्यूटेड पेंशन है, रेगुलर पेंशन है, तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्या हो रहा है, अनकम्यूटेड पेंशन है या रेगुलर पेंशन है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट कोई भी। लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन है, मतलब जो कि एक ही बार मिलता है, क्या होता है, एक ही बार मिलता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जाम्प्ट है ना, और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए अगर ग्रेचुटी लिया है तो 1/3 हिस्सा एग्जाम्प्ट होगा पेंशन का, या ग्रेचुटी नहीं लिया है तो 1/2 हिस्सा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं। देखो, पहले अनकम्यूटेड पेंशन होगा तो भाई सब दोनों में टैक्सेबल है, गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों। कम्यूटेड होगा तो जो एक बार में मिलता है ना, वो सेक्शन 10(10)(a) के अंदर, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा एग्जाम्प्ट है। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय की बात करें तो अगर वो ग्रेचुटी लिया है तो 1/3 हिस्सा उसको एग्जाम्प्ट हो जाएगा पेंशन का, और ग्रेचुटी नहीं लिया है तो 1/2 हिस्सा एग्जाम्प्ट हो जाएगा पेंशन का। अगर कोई पेंशन, हाँ देखो एक बात याद रखो, अगर कोई पेंशन मरे हुए आदमी के बिहाफ पर रिसीव कर रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। ध्यान समझना कि मान लो किसी का पति मर गया और वो पेमेंट ले रही है उसकी वाइफ, तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस, मान लो मिलिट्री में है और उसका किसी का डेथ हुआ है, तो उसका पेंशन अगर कोई रिसीव कर रहा है तो उसके लिए वो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। बात समझ में आ रहा है, क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। चलिए अब थर्ड है टैक्सेबल ऑफ लीव सैलरी। क्या है, टैक्सेबिलिटी ऑफ लीव सैलरी। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेक्शन 10(10)(a) के तहत फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो दिया गया उसमें से जो होगा वो क्या हो जाएगा, वही आपका एग्जेम्प्ट होगा। लीव सैलरी एक्चुअली जो रिसीव्ड हुआ है वो, या फिर 3 लाख रुपया, या फिर 10 टाइम्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। ये बोल रहा है लीव एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय, कैसे, एवरेज सैलरी पर मंथ। ये इसमें से जो भी कम होगा उसको मान लिया जाएगा क्या, आपका ये क्या बोलते हैं इसको, लीव सैलरी। क्या कह रहा है नोट, ड्यूरिंग सर्विस, अगर ड्यूरिंग सर्विस लीव सैलरी लिया है तो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है टैक्सेबिलिटी ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन सेक्शन 10(10)(b) बात करता है, याद रखिएगा इसका सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल क्या है कि भैया एक्चुअल जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिला है रिसीव वो, ठीक है, या फिर जो 5 लाख, या फिर 15/26 ऑफ एवरेज सैलरी जो आपको लास्ट 3 मंथ्स में मिला इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। ये तीनों की बात कर रहा है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वही आपको क्या मिल जाएगा, एग्जाम्प्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है कंपनसेशन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। क्या है, कंपनसेशन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। आइए अगर हम बात करें एग्जाम्प्ट ऑफ लेस ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या एग्जाम्प्ट क्या है उसकी बात कर रहा है। देखो पहला क्या बोल रहा है, एक्चुअल कंपनसेशन जो रिसीव हुआ है। दूसरा 5 लाख रुपया, या फिर हायर, इन दोनों में से जो हायर होगा, लेकिन इन तीनों में से जो लेस होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, लास्ट राउंड सैलरी जो लास्ट हुआ था इनटू 3 मंथ का करो, ये कंप्लीटेड ऑफ ईयर जो लास्ट हुए हैं। उसके बाद दूसरा क्या, लास्ट राउंड सैलरी या रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, जो सर्विस में जो बचा महीना है वो कर लो, या फिर ये कर लो, दोनों में से ज्यादा होगा उसको यहां लिख लेना, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में मैच कर लेना, जो आपका कम होगा वही क्या होगा सर, आपका वही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ। अब आ जाते हैं डिडक्शन पे। अब किस पे आते हैं जी, डिडक्शन पे, ठीक है। हाँ अब आते हैं डिडक्शन पे। डिडक्शन क्या है भाई बता तो सर। डिडक्शन मिलता है जब हमको जो हम टैक्स पे करते हैं तो उसमें कुछ डिडक्शंस मुझे मिलते हैं, जो 80C से 80U तक है ना। वो डिडक्शन की बात कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताना। चलो नेक्स्ट क्या सर, नेक्स्ट डिडक्शन 80C का। सर 80C कहता है डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन, मतलब किसके लिए, ठीक है, किसके लिए, जैसे LIC, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ लिया है तो उसको 1.5 लाख तक मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। किसमें, 80C में। 80CCC कहता है कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड बाय SSC, अगर SSC ने कोई सर्टेन पेंशन फंड उठा रखा है तो यहां भी उसको मैक्सिमम 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद है 80CCD1, तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल या सैलरीड एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन प्लान, अगर कोई नेशनल पेंशन प्लान पे, नोटिफाइड पेंशन प्लान पे वो स्कीम पे दिया है
तो उसको 10% ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय वाले को मिलेगा, तो 14% गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और 20% सेल्फ एम्प्लॉयड वाले को डिडक्शन मिल जाएगा। अब 80CCE जो तीनों का एग्रीगेट डिडक्शन का बात करता है, किसका, 80C का भी, 80CCC का भी और 80CCD1 का भी, तो यहां तीनों मिला के मैक्सिमम डिडक्शन कितना, 1.5 लाख रुपए बोला गया। कितना बोला गया है, 1.5 लाख रुपए। एक मिनट रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें जी सर। अब आइए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 80CCD1B, मतलब ये क्या है, ये एम्प्लॉय के लिए है ना, कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई नेशनल पेंशन स्कीम में दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सीसीई के अलावा जो ऊपर था ना सीसीई, ये देखो ये एग्रीगेट डिडक्शन, इसके अलावा 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन और मिलेगा। फिर CCD2 ये है अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम में ये किया है, तो 10% ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलेगा, 14% रिलैक्सेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट को और 20% सेल्फ एम्प्लॉयड को मिल जाएगा। तो ये 80CCD तक था। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं 80EE, जो है किसके बारे में सर, जो है आपका रिलेशन टू हाउस प्रॉपर्टी के मामले में है, हाउस प्रॉपर्टी और व्हीकल्स के मामले में। अगर सेक्शन ई की बात करें, 80EE की बात करें, तो ये है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे जो होगा उस पर आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। कंडीशन क्या है कि जो हाउस की वैल्यू है 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 50 लाख पे होना चाहिए। एसएससी जो है उसका अपना घर होना चाहिए, जो टैक्स पे कर रहा है उसका अपना घर होना चाहिए तभी। और लोन जो है 2016-17 के बाद अगर का है तो 35 लाख या उससे ज्यादा भी होगा तो चलेगा। ये तीनों है, तो ये तीनों में डिडक्शन को मिलेगा 50,000 रुपए का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, इंक्लूड इसमें कौन सा होगा, 2 लाख रुपए जो अंडर सेक्शन 24 में मेंशन है। तो टोटल डिडक्शन यहाँ पे इसको मिल जा रहा है 2.5 लाख। लेकिन अगर कोई बोलेगा 80EE में कितना डिडक्शन मिलना है, तो सिर्फ 50,000 होगा। कितना होगा, 50,000। अगर हम बात करें 80EEA का, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब देखो यार कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी था उसको आपने एक्वायर किया और उसको एक्वायर करने के बिहाफ में आपको पेमेंट करना पड़ रहा है और उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा कितना, 1.5 लाख रुपए तक का। भाई साहब उसकी स्टैंप वैल्यू, घर की स्टैंप वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 लाख रुपए। अगर अपना घर होना चाहिए, ये दो कंडीशन है, तभी आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। किस पे, इंटरेस्ट पे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर कोई ईईए में कोई किसी ने घर खरीदा है, एक्वायर किया है किसी का रेसिडेंशियल, और वो रेसिडेंशियल मतलब हाउस प्रॉपर्टी बना लिया है, तो उसका लोन जो होगा उसका लोन पे इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट जो पे करना होगा वो 1.5 लाख तक क्या है, डिडक्शन मिल जाता है उसका। ठीक है, चलो 80EEB सर, अगर बात करें कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है, ठीक है, और लोन अप्रूव करा लिया है 1 अप्रैल से, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023, और अब आगे बढ़ गया है, तो उसको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। 80GG देखिए भाई साहब, अगर रेंट पेड में पूरा डिडक्शन लिया बट आचार्य रिसीव नहीं किया है, देखो रेंट पेड कर रहा है और उसका डिडक्शन ले रहा है बट आचार्य रिसीव नहीं किया है, तो उसके लिए क्या है सर, उसके लिए 3 तरह की चीजें, तीनों में से जो कम रहेगा, बोला 25% ऑफ एडजस्टेड इनकम होना चाहिए, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, या 5,000 पर मंथ। जो तीनों में से सबसे कम होगा उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें जी सर। अगर हम बात करें 80GG खत्म हो गया, तो अब बात कर रहे हैं डिडक्शन इन रिलेशन टू डोनेशन। अब डोनेशन वाला बात है, अभी इलेक्शन हुआ है रिसेंट में जी सर, अब डोनेशन तो भर भर के आए होंगे जी सर। कैसे, आगे कौन कौन सी चीज में, आइए देखते हैं। कह रहा है 80G डोनेशन किसका है, डोनेशन टू अप्रूव फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड अदर डोनेशन, सभी एसएससी के लिए। सभी एसएससी के लिए क्या है, ऑल द एसएससी के लिए विदाउट लिमिट और विद लिमिट। विद देखो विद लिमिट और विदाउट लिमिट में क्या है सर, विदाउट लिमिट में 100% और 50% है, और विद लिमिट में भी 100% और 50% है। ठीक है, विदाउट लिमिट मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं, जितना चाहो उतना दे सकते हो, और उसमें विद लिमिट में लिमिट है, उसका 100% और 50% क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। चलो देखेंगे विदाउट लिमिट की अगर हम बात करें तो 100% रिलीफ कहां मिल जाएगा, पीएम रिलीफ फंड में पैसा डालो, पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान में, नेशनल डिफेंस फंड में, नेशनल ब्लड में, नेशनल लेवल का कोई भी चीज में अगर आप पैसा डालोगे ना, तो वहां क्या होगा सर, आपका वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन गांधी फैमिली और पीएम ड्रॉट फॉर्म, ये गांधी फैमिली का कोई भी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कोई भी फंड में डालोगे तो 50% तक क्या होगा सर, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं है।
जितना भी होगा उसका 50% आपको क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चाहे मान लो कि 500 करोड़ है तो 250 करोड़ माफ हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और इसमें डालोगे तो भाई साहब 500 करोड़ का 500 करोड़ रुपया चला जाएगा। अभी देखो वही ना हुआ, इलेक्शन में इतना पैसा खर्चा कहां से हुआ होगा, पार्टी दी होगी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू, किसी और के थ्रू, तो उसमें क्या होगा सर, माफ हो जाएगा सारा सारा एग्जाम विद लिमिट। अगर विद लिमिट की बात करें तो 100% फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड अगर कोई चीज में डाल रहे हो तो 100% जो लिमिटेशंस होगा उसमें, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में डाल रहे हो तो 100%। लेकिन अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, मंदिर मस्जिद है, माइनॉरिटी है, आर्कियोलॉजिकल आर्टिस्टिक्स है, तो इसमें 50% विद लिमिट के साथ होगा। जैसे लिमिट लगा दिया, मान लो मुड़ रहा है 1 लाख रुपए तक आपको छूट देंगे, तो 1 लाख रुपया जो फैमिली प्लानिंग वगैरह में लगाओगे तो 100% छूट मिल जाएगा। लेकिन अगर इसमें लगाओगे तो 1 लाख का 50% 50,000 रुपया ही छूट मिलेगा। समझ रहे हो, विदाउट लिमिट और विद लिमिट का फर्क समझो। विदाउट लिमिट में कितना भी पैसा डालो, ठीक है ना, 100% अगर छूट है तो पूरा पूरा एग्जामिट हो जाएगा, और 50% है तो 50% एग्जामिट होगा, जितना पैसा डाल सकते हो। लेकिन विद लिमिट में लिमिटेशन लगाया गया कि इतना ही पैसा तक 100% छूट मिलेगा। जैसे 1 लाख रुपए तो बोल दिया, फैमिली प्लानिंग में 1 लाख रुपए दोगे तो 1 लाख रुपए तक का छूट है 100%। लेकिन अगर बात किया गया कि भैया 1 लाख नहीं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में 1 लाख नहीं, 1 लाख का 50% छूट है, 1 लाख तुम दोगे 50% छूट मिलेगा, उसको बोलते हैं विद लिमिट। बात समझ में आ रही है जी सर। चलिए अब नेक्स्ट है एटीजीजीए, ये है डोनेशन टू रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन को डोनेशन मिल रहा है तो भैया 100% इसका क्या है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और कैश 2,000 रुपए तक डोनेशन दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। अगर एटीजीजीबी की बात करें तो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज बाय इंडियन कंपनी, अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी देती है क्या, डिडक्शन देती है, सॉरी डोनेशन देती है कितना, तो भाई साहब जितना भी चाहो दे सकती है, अदर देन कैश, मतलब कैश में नहीं, तो 100% डिडक्शन है उसका, पूरा का पूरा डिडक्शन क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद एटीजीजीसी में डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज बाय इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल, कोई एक सिंपल मेरे जैसा आदमी देता है मान लो 50 लाख रुपया, ठीक है, तो क्या होगा सर, पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, पूरा छूट मिल जाएगा, ठीक है, एटीजीजीसी में। नेक्स्ट है डिडक्शन बेस्ड ऑन इनकम। अगर बात करें सेक्शन QQB का, किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन QQB का, तो भाई साहब QQB में क्या है सर, QQB में है रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑथर का, अगर कोई इंडिविजुअल ऑथर है, ठीक है, या रॉयल्टी इनकम है बुक या कॉपीराइट का, तो भाई साहब ये बोल रहा है जो भी पूरा इनकम होगा या 3 लाख, जो दोनों में से कम होगा वो उतना डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सेक्शन 80RRB, अगर सेक्शन 80RRB की बात करें तो रॉयल्टी इनकम पेटेंट, अगर कोई पेटेंट से इनकम मिल रहा है तो 3 लाख रुपए तक, या क्या बोलते हैं जो आपका इनकम होगा विचएवर इज लेस, जो कम होगा उसको एग्जाम्प्ट माना जाएगा। 80TTA इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन ओनली सेविंग्स अकाउंट, अगर कोई सेविंग्स अकाउंट में आपको नॉर्मल पर्सन के तहत क्या मिल रहा है सर, मिल रहा है क्या, अगर कोई इंटरेस्ट डिपॉजिट कर रहा है, कौन, नॉर्मल पर्सन, जैसे बूढ़ा बूढ़ा नहीं, नॉर्मल पर्सन, तो कितना मिलेगा, 10,000 रुपए तक जो आपका इंटरेस्ट होगा इनकम का, है ना, इनकम का जो आप डालोगे सेविंग डिपॉजिट में उससे इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो इंटरेस्ट 10,000 रुपए तक क्या होगा, 10,000 रुपया या इंटरेस्ट का इनकम जो मिला, दोनों में से जो कम होगा वो आपका माफ हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर 80TTB की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन सेविंग फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में, दोनों में, ये किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, चाहे वो 50,000 रुपया, देखो इंटरेस्ट आपके आप अकाउंट में कितना पैसा है, इंटरेस्ट तो आता होगा जी, तो जो इंटरेस्ट आएगा या 50,000, दोनों में से जो कम होगा वही आपका लेस हो जाएगा, वही आपका डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 80U है हैंडीकैप रेसिडेंट इंडिविजुअल, जो है सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी से, तो अगर जनरल केस में है तो 75,000 और 80% से ज्यादा है, मतलब डिसेबल है, तो उसको 1,25,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ एक चीज छोड़ दिया, 80D, आई थिंक 80D को मैंने छोड़ा है, एक बार मैं देख लेता हूं, मैंने उसको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, नहीं इसको नहीं पढ़ाया, एक मिनट इसमें भी देखूं, सी के बाद 80D देखो छूट गया ना, डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, इसको भी ध्यान में रखना। सेक्शन 80D, सेक्शन 80D क्या कहता है, ये कहता है कोई इंडिविजुअल HUF अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस ने करा रखा है, पॉलिसी लेके, या कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है, पेरेंट का होता है, खुद का होता है, या सीनियर सिटीजन का होता है, तीनों केस में, अगर तुम्हारा खुद का केस है तो 25,000 रुपए तक तुमको डिडक्शन मिलेगा, पेरेंट्स का है तो 25,000 डिडक्शन मिलेगा, और अगर सीनियर सिटीजन का है, किसी तुम्हारे दादाजी का और किसी का है, तो 50,000 रुपए तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जो डॉक्टर का फी है ना वो भी 5,000 इंक्लूड करके। 80DD इसको बोलते हैं डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, इसका मतलब है रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF कोई भी अगर डिसेबल है 40% तक तो उसको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, और 80% ज्यादा अगर डिसेबल है तो उसको 1,25,000 तक
नेक्स्ट है डीडीबी। डीडीबी क्या है सर? एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑन स्पेसिफाइड डिजीज। अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज हो गया, ठीक है, बड़ा डिजीज, कोई बड़ा बीमारी हो गया, तो सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए तक का छूट है, ठीक है, वेरी सीनियर सिटीजन को 1 लाख और जनरल को 40,000 तक का छूट है। 80E होता है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन हायर एजुकेशन। अगर किसी को हायर एजुकेशन को लोन लेना है तो उसके लिए पूरा का पूरा छूट है 8 साल तक। 8 साल तक कोई भी उस पर अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं? 80 ये हमने कर लिया। अब जो है, अब हम पढ़ने वाले हैं अलाउंसेस। क्या पढ़ने वाले हैं? अलाउंसेस। अलाउंसेस देखें, आ जाओ। अगर हम बात करें अलाउंसेस की, तो अलाउंसेस क्या है सर? फुली टैक्सेबल है, ठीक है। एक तो क्या है फुली टैक्सेबल, 3 तरीके का है। कौन कौन सा? एक तो फुली टैक्सेबल है, दूसरा पार्टली टैक्सेबल और तीसरा फुली एग्जाम्प्ट है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन कौन सा है? डियरनेस अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, सिटी कंपल्सरी अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, लंच या टिफिन रिप्लेसमेंट अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, सर्वेंट या वार्डन अलाउंसेस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस या टेलीफोन अलाउंसेस। ये फुल्ली टैक्सेबल है। पार्टली टैक्सेबल क्या है सर? आपका ऑफिशियल पर्पस, जैसे क्या होता है पार्टली? ऑफिशियल पर्पस के लिए लोअर ऑफ एग्जाम्पशन क्या होगा? अमाउंट रिसीव किए या अमाउंट खर्चा किए, दोनों में से जो कम होगा वो मिलेगा। किसमें किसमें सर? यूनिफॉर्म अलाउंसेस में, ट्रैवलिंग अलाउंसेस में, डेली अलाउंसेस में, हेल्पर अलाउंस में, एकेडमिक अलाउंस में या कन्वेंट में। इसका क्या रूल है कि भैया जो रिसीव किया या स्पेंड किया, दोनों में से जो कम होगा वो मिल जाएगा, ठीक है, पार्टली में। अब और पर्सनल पर्पस क्या कह रहा है? बी, पर्सनल पर्पस के लिए लेस ऑफ, दोनों में से क्या कम होना चाहिए? जो रिसीव हुआ या स्पेसिफाइड है। जो देखो 2 पर्पस है। पहला पर्पस क्या है सर? पहला पर्पस क्या हुआ सर? पार्टली एग्जाम्प्ट है ऑफिशियल पर्पस के लिए, ठीक है। दूसरा पर्सनल पर्पस। पर पर्सनल पर्पस में क्या क्या लेस करेगा? बोल रहा है जो अमाउंट या तो रिसीव हुआ है या फिर जो स्पेसिफाइड है, जो मेंशन है आपके रूल में, उतना आपको क्या हो जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये कितना है सर? ये 100 रुपया पर मंथ है, पर चाइल्ड 2 बच्चों के लिए। कितना पर मंथ? पर चाइल्ड 2 बच्चों के लिए। हॉस्टल अलाउंसेस है 300 रुपया पर मंथ, कितने? 2 बच्चों के लिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, अब ये हैंडीकैप के लिए सिर्फ रह गया है कि 3200 रुपया पर मंथ मिलेगा ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए, ठीक है। कह रहा सी क्या है? एग्जेम्पशन इज सर्टेन ऑफ द अमाउंट रिसीव। जो बोल रहा है जो अमाउंट रिसीव किए उसका जो एग्जेम्पशन है वो। अलाउंसेस रिसीव बाय एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसका क्या होगा? लेस ऑफ। लेस ऑफ मतलब दोनों में से जो लेस होगा, 10,000 रुपया या अमाउंट रिसीव उसका 70%, दोनों में से जो लेस होगा उसको क्या मिलेगा? उसको पैसा मिल जाएगा। ये किसके लिए? ये उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसका एम्प्लॉय। हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस कैसे देखेंगे? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013A 13A, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। मेट्रो होगा तो 50% सैलरी का, नॉन मेट्रो होगा तो 40% ऑफ सैलरी का। तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ये तीनों में से जो कम होगा वही क्या होगा? हाउस रेंट अलाउंसेस होगा। ये देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? रेंट माइनस 10% सैलरी। फिर दूसरा मेट्रो 50% सैलरी होगा या फिर नॉन मेट्रो होगा तो 40% सैलरी का। तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, तीनों में से जो सबसे कम होगा वही क्या होगा सर? वही आप इसको माना जाएगा हाउस रेंट अलाउंसेस। अब फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, जो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है, क्या क्या? डेली कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस, जो रिसीव हुआ है एमपीएल में रिसीव करेंगे ना, सेक्शन अंडर सेक्शन 1017 में। अलाउंसेस रिसीव बाय जज, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जज, उसको अलाउंसेस अगर मिलता है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अलाउंसेस रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, अगर कोई सर्विस आउटसाइड इंडिया दे रहा है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसका? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का, तो अंडर सेक्शन 10(7) में उसको पूरी तरीके से एग्जेम्पशन है। अलाउंसेस या परचेज गिवन सर्विंग चेयरमैन या यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को, तो ये पूरी तरीके से क्या है सर? एग्जेम्प्ट है। अलाउंसेस पेड बाय यूएनए और टू और एम्प्लॉय, है ना, तो ये क्या है सर? ये पूरी तरीके से भी एग्जेम्प्ट है। ये हो गया आपका सारा का सारा क्या? ये हो गया सारा का सारा आपका अलाउंसेस। 3 था सर, एक था फुल एग्जाम्प्ट, एक था पार्टली पेड पार्टली एग्जाम्प्ट और एक था फुली टैक्सेबल। मैं हमने तीनों इसकी कवर कर लिया, डिडक्शन हो गया। अब है नेक्स्ट, देखो इनकम फ्रॉम सैलरी में इतनी सारी चीजें थी, बताइए, सैलरी में इतनी सारी चीजें नहीं थी, उसको मैंने कोरिलेट किया डिडक्शन से और किससे? सर अलाउंसेस से। ये दोनों उसमें मेंशन था ना जब हम लोग बना रहे थे टैक्सेबल सैलरी जी, तो इसलिए। अब है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूछा क्या जाता है? 4 चीजें। पहले 4 वैल्यूज को समझना होगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट, ये 4 होता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है?
आपको देखना पड़ेगा कि म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से ज्यादा कौन है, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। इसका मतलब क्या हुआ सर, मान लो म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ 30,000, फेयर एंड मार्केट वैल्यू कितना 35,000, 30 और 35 में ज्यादा कौन 35, यानी फेयर मार्केट वैल्यू, और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 32,000, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ 32,000, तो वही कह रहा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट इज सुप्रीम, ठीक है, तो 32,000 क्या हो जाएगा सर, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ देखो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू 50,000 और 60,000, तो ज्यादा क्या हुआ फेयर रेंट वैल्यू, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 55,000 दिया हुआ है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा 55,000। सेकंड स्टेप, अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो ज्यादा है, एक्चुअल रेंट कितना है 60,000 65,000 है ना, 65,000 और एक्सपेक्टेड रेंट है 55,000, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा 65,000 होगा। बात समझ में आ रही है जी, तो इसको बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी। अब इतना ही देखना है। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो जिससे जिससे सवाल पूछा जाता है मैं वो सारा चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर कैपिटल गेन टू चार्ज इनकम टैक्स। अब क्या कंडीशन होगा कैपिटल गेन का, देखो चलो वो भी बताते हैं। आइए नेक्स्ट चले जी सर, क्या है, सबसे पहले कैपिटल एसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल गेन होने के लिए कैपिटल एसेट होना चाहिए। दूसरा, एसएससी टू ट्रांसफर द कैपिटल एसेट, एसएससी को ट्रांसफर किया जाना चाहिए कैपिटल एसेट, ट्रांसफर टू कैपिटल एसेट इन प्रीवियस ईयर। अच्छा देखो जो प्रीवियस ईयर में एसेट क्या ट्रांसफर हुआ होना चाहिए, और गेन या लॉस कैपिटल पे होना चाहिए, ये चार चीजें। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 214 क्या कहता है, कैपिटल एसेट का मतलब बता रहा है, क्या बता रहा है, कैपिटल एसेट मतलब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कैपिटल एसेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन। बोल रहा है प्रॉपर्टी किसी भी तरह का हो जो एसएससी से, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, हम क्या बोलेंगे कैपिटल। बोल रहा है एनी सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड बाय ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बट कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड। अब देखो कोई भी सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से हुआ लेकिन कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं है, क्या 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 इंक्लूड नहीं है सर, स्टॉक जो है ये कैपिटल एसेट में नहीं है, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी यूज्ड बाय एसएससी इन हिज डिपेंडेंट फैमिली पर्सनल पर्पस, तो ये क्या है सर, ये आपका कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। बट एक्सक्लूड मतलब ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी अदर्स आर्ट वर्क, ये सारे आता है किसमें कैपिटल एसेट्स में। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया में तो ये कैपिटल एसेट में क्या क्या होगा सर आएगा, ठीक है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड आएगा। सम इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है, एसेट यूज फॉर पर्सनल पर्पस ऑफ एसएससी, अगर कोई एसेट पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया गया है तो जैसे टीवी, कार, मोबाइल, तो ये कैपिटल एसेट नहीं होगा और कैपिटल गेन नहीं होगा। जब कैपिटल एसेट ही नहीं तो कैपिटल गेन कहां से होगा, उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ज्वेलरी और ड्राइंग, अगर पेंटिंग्स है, कोई ड्राइंग है, कोई पेंटिंग्स है, तो ये कैपिटल एसेट होगा और इसमें कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा, ठीक है। दूसरा ध्यान देना, दूसरा क्या बोल रहा है, कोई अगर गोल्ड यूटेंसिल्स है, सिल्वर बार है, सिल्वर कॉइन है, पर्सनल नहीं माना जाएगा, तो उसको पर्सनल नहीं माना जाएगा, तो कैपिटल गेन है। और कैपिटल गेन क्या किया जाएगा, कैपिटल गेन ट्रीट किया जाएगा। जैसे किसी के घर में ना गोल्डन यूटेंसिल्स बहुत होते हैं, सिल्वर होता है ना, और सिल्वर कॉइन होंगे, तो उसको क्या पर्सनल नहीं है, उसका पर्सनल, जो भी पर्सनल चीज होगा वो आपका कैपिटल गेन में नहीं आएगा। लेकिन अगर पर्सनल यूज नहीं कर रहे हैं तो वो कैपिटल गेन में आएगा। सिल्वर यूटेंसिल्स ये क्या है, कैपिटल गेन है। अगर कार यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पज से, कार यूज इन बिजनेस ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट, अगर कोई बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो ये किस में आएगा, आपका आ जाएगा बिजनेस में, लेकिन सॉरी कैपिटल एसेट में। लेकिन अगर कार को पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा और कैपिटल एसेट भी नहीं ट्रीट किया जाएगा। देखो एग्जेम्पशन, अब किसमें किसमें एग्जेम्पशन, क्या बोल रहा है, कैपिटल गेन में कुछ कुछ एग्जेम्पशन अवेलेबल है। सेक्शन 54 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेक्शंस हैं, याद करिएगा। क्या कह रहा है, अगर कैपिटल गेन सेल ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, अगर कैपिटल गेन क्या हुआ, सेल कर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बेचने से हुआ और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, तो सेक्शन 54। सेक्शन 54 बी, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर कोई अदर एग्रीकल्चर लैंड लिया है तो सेक्शन 54 में ये आपको ये मिल जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा। सेक्शन 54 डी, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आपने किसी एक्विजिशन लैंड और बिल्डिंग का किया है तो 54 डी में एग्जामिनेशन है। 54 ईसी, इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड, अगर आपने किसी सर्टेन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो क्या है सर, वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है, याद रखिएगा ये।
अब नेक्स्ट है एडवांस टैक्स। क्या है सर एडवांस टैक्स में? देखो ये 5 हेड में 3 हेड ये था, ये मैंने बता दिया, ये इसको समझिएगा। अब है नेक्स्ट है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स में टॉपिक आता है एडवांस टैक्स में क्या सर? ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, एएमटी। 115 सेक्शन जेसी में फॉर इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल या अदर देन कंपनी के लिए, सॉरी अदर देन इंडिविजुअल बोल रहा हूं। सेक्शन 100 ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स होता है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, ठीक है ना। अदर देन कंपनी सबके लिए होता है, ठीक है। और कंपनी के लिए क्या है सर? मैट है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है, हम वो भी पढ़ेंगे। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स की शुरुआत करें तो इसका क्या कंडीशन? कंडीशन 2 है। क्या क्या सर? कि 80IA से 80RRB तक का डिडक्शन लिया हुआ हो। दूसरा 20 लाख से ज्यादा अमाउंट हो तो ही आपको क्या होगा सर? तो ही आप एएमटी वाला प्रोविजन लगा सकते हैं। प्रोसेस क्या है एएमटी के लिए सर? एएमटी से नॉर्मल टैक्स बोला, एएमटी अगर से नॉर्मल टैक्स अगर ज्यादा है, मान लो 50,000 रुपए नॉर्मल है, एएमटी है, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स है, और नॉर्मल टैक्स का जो प्रोसेस है, जो नॉर्मल टैक्स हम लोग सैलरी के थ्रू या अदर हेड के थ्रू कंसीडर करते हैं, उसमें अगर आपका 60,000 आ गया तो आपको कितना पे करना है? तो आपको पे करना है क्या सर? आपको 50,000 पे करना है, ठीक है सर। आपको ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पे करना है, ठीक है। और 10,000 रुपए जो एडिशनल टैक्स होगा सर, 10,000 रुपए एडिशनल टैक्स पे किए उसका नेक्स्ट 15 साल में वापस ले लेना है। क्या करना है? नेक्स्ट 15 साल में वापस लेना। ध्यान से समझो इस बात को, ध्यान से समझो। ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स में क्या करना है सर? सबसे पहले बोला भाई साहब ऐसा है कि आपको ये देखना है कि एएमटी से नॉर्मल टैक्स ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा मान लो 50,000 आपका नॉर्मल प्रोसेस से टैक्स निकला है और एएमटी 60,000 है, तो 60,000 अगर है तो 10,000 ज्यादा है। और 10,000 ज्यादा है तो आप बोलोगे ना भैया नॉर्मल टैक्स प्रोसेस में 85,000 लग रहा था और हम 60,000 क्यों दें? तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई साहब ऐसा है कि वो तुम्हारा 10,000 हम ज्यादा ले नहीं रहे हैं, अभी ले रहे हैं, लेकिन अगला 15 साल में हम तुमको क्या करेंगे? वापस कर देंगे, धीरे धीरे करके क्या करेंगे? वापस कर देंगे, या टैक्स में कंप्लीट कर लेना उसको, उसके साथ काट लेना, ठीक है जी। तो ये ऐसा है रूल। एएमटी कितना परसेंट लगता है सर? अगर नॉन कॉर्पोरेट की बात करें तो 18.5% और आईएफएससी रहेगा तो 9%, बस इतना याद रखिएगा। चलिए अब है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब देखो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब है? देखो आप 5 हेड में इनकम करते हो, जी सर। इनकम में करने के बाद वहां लॉस भी आपका होता है, जी सर होता है। हमेशा प्रॉफिट होगा ये जरूरी थोड़ी है, हमेशा गेन होगा ये जरूरी नहीं है। तो उसी जो आपका लॉस है, उसी लॉस का क्या हम सेट ऑफ कर सकते हैं अगले साल वाले इनकम से, इस साल के किसी अदर इनकम सोर्स से। मान लो सैलरी में आपका कोई या अदर सोर्सेस में आपका कोई इनकम लॉस में चला गया, तो क्या उसको हम हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से, वहां पे जो इनकम हुआ उससे सेट ऑफ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। फिर से ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि मान लो आपकी 2 जगह से इनकम आती है, एक रेंट से आता है हाउस प्रॉपर्टी वाला, दूसरा आता है मान लो बिजनेस है, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है जी। तो बिजनेस में क्या हो गया? आपका लॉस हो गया, ठीक है, बिजनेस में क्या हो गया? लॉस हो गया। तो क्या उस लॉस की भरपाई हम हाउस प्रॉपर्टी के जो रेंट आता है उससे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं सेट ऑफ। और कैरी फॉरवर्ड कहने का क्या मतलब है? कैरी फॉरवर्ड मतलब कि भाई साहब ऐसा है मेरा लॉस ज्यादा हो गया, तो लॉस ज्यादा अगर हो गया बिजनेस में, तो क्या जो मेरा रेंट से इनकम आ रहा है, तो क्या हम उसको अगले 2-4 साल तक हम आगे बढ़ा सकते हैं? उस लॉस को हम काट सकते हैं, उस लॉस को हम हटा सकते हैं? तो बोला यस बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए नाम दिया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब देखो लॉस हुआ अंडर सेक्शन ऑफ क्या, किस सेक्शन में वो लॉस, वो बात कर रहा है। फिर बोल रहा है कैपिटल ईयर लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, किसके अंतर्गत आपको क्या है, जो करंट ईयर का लॉस जो है वो किसके अंतर्गत सेट ऑफ किया जा सके? मतलब पहला वाला बात, पहला बोला पहले तो लॉस हो गया, किसमें लॉस हुआ ये बताओ। उसके बाद बोला करंट ईयर का जो लॉस है वो कहां सेट ऑफ कर रहे हो, ठीक है एक तो। उसके बाद बोला फिर अच्छा चलो पहला साल नहीं सेट ऑफ हुआ, करंट ईयर में नहीं सेट कर पाए, तो बताओ अगले नेक्स्ट कितने दिन तक आप कैरी फॉरवर्ड उसको करोगे और कितने साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो आ जाओ सेक्शन 71 71 है या 71 71 होगा, 71 है सॉरी, सेक्शन 71B, सेक्शन 71B हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है, लॉस अंडर द सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको लॉस हुआ है ना, तो आप क्या कर सकते हो? अदर हेड, कोई भी अदर हेड एक्सेप्ट सैलरी, अदर हेड किसी से भी 2 लाख रुपए तक करंट ईयर में आप क्या कर सकते हो? आप उसको
सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब मान लो कि हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हो गया 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपया का आपको क्या हुआ, आपको मान लो बिजनेस किसी और बिजनेस में थे तो उसमें से आपको फायदा हो गया 8 लाख रुपया। तो ये जो 10 लाख रुपया हुआ है ना, तो करंट ईयर में 2 लाख रुपया आप क्या कर सकते हो, आप पीजीवीपी से माइनस कर सकते हो। मतलब 8 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, 2 लाख रुपया का लॉस दिखा के आप 6 लाख उसका प्रॉफिट बता सकते हो, ठीक है। ये हुआ करंट साल के लिए। अब 10 लाख रुपए का लॉस था और हम तो 2 ही लाख रुपया दिखा पाए हैं इस साल में, तो 8 लाख रुपया जो रहा वो अगले आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट होगा ना उससे सेट ऑफ कर सकते हो। और कितने साल तक कर सकते हो, 8 साल तक कर सकते हो। कितने साल तक, 8 साल तक। फिर पीजीवीपी का जो है, पीजीवीपी में 3 तरह के बिजनेस है। एक है नॉर्मल बिजनेस जो सेक्शन 72 में है, वो कह रहा है कि अगर आप किसी भी बिजनेस में हो तो आप किसी भी हेड से क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। पीजीवीपी का कितने साल तक, 8 साल तक, एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को छोड़कर। अगर आप किसी स्पेकुलेटिव बिजनेस में हो तो आप सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, और स्पेकुलेटिव इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो अगले 4 साल तक। अगर आप कोई स्पेसिफाइड बिजनेस में हो तो उसी स्पेसिफाइड बिजनेस से कर सकते हो, ठीक है। कितने, इंडिफिनिट पीरियड तक, कोई टाइम नहीं, जब तक मन करे तब तक। अगर उसमें स्पेसिफाइड बिजनेस है और उसमें लॉस हो गया तो आपको जब स्पेसिफाइड बिजनेस करोगे उसमें से आप क्या कर लेना, माइनस कर लेना। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। आइए नेक्स्ट चले, आइए सर नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अगर आपको कैपिटल गेन से लॉस हुआ है, अगर कोई कैपिटल गेन का काम कर रहे थे और उसमें से लॉस हो गया तो शॉर्ट टर्म लॉस हुआ, तो भैया शॉर्ट टर्म आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से आप रिकवर कर सकते हो, दोनों से सेटअप कर सकते हो अगले 8 साल के लिए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म लॉस हुआ तो सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही उसको क्या कर सकते हो, आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो अगले 8 साल के लिए। ये बात ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक चार्ट में आपको सारा चीज समझा दिया। चलिए मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, अभी देखो एएमटी देखा था, अब एमएटी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, एमएटी है ना, हाँ एमएटी देख रहे हैं। मैट होता है ओनली फॉर कंपनीज के लिए, किसके लिए होता है, ओनली फॉर कंपनीज के लिए, ठीक है जी सर। चलिए अब क्या है, एप्लीकेबल टू होम, किसके लिए एप्लीकेबल है, कंपनी, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो। अगर फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में स्टेब्लिश्ड है, ठीक है, क्या है, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में स्टेब्लिश्ड है उसके लिए भी है। और अगर आप आईएफएस से रिलेटेड हो तो उसके लिए कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, खैर अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए है तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा। इंडिया में फॉरेन कंपनी स्टेब्लिश नहीं है तो इसके लिए भी नहीं है, और कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन नहीं है तो भी आपको ये नहीं मिलेगा, मैट वाला जो है होने लगेगा। अब मैट जो है नॉर्मल कंपनीज के लिए कितना दिया गया है सर, पहले 19-20 की अगर हम बात करें तो कितना था, 18.5%। लेकिन अगर आप बात करें 2020-21 से क्या हो गया, 15%। आईएफएससी कंपनीज 9%, ठीक है। अब इसका ध्यान से समझना, अगर मान लो नॉर्मल टैक्स है और मैट है, नॉर्मल टैक्स 5 लाख है, मैट आपका 4 लाख है, तो बोलेगा भाई साहब आप क्या करोगे, मैट दे दो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। लेकिन अगर आपका नॉर्मल टैक्स 6 लाख है और मैट 7 लाख हो गया तो गवर्नमेंट बोलती है फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैट ज्यादा भी है ना तो बोलेगा आप मैट ही दो, किसी भी कंडीशन में ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स हो या मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स हो आपको देना यही है, जो अमाउंट मैट का या एएमटी का आएगा वही देना है। ज्यादा आ गया अब अगले 10 साल अगले 15 साल में उसको रिकवर कर लेना, लेकिन अगर कम आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 15 ईयर में क्या करना है, रिकवर करना है। सेक्शन 150BJB कह रहा है मैट, देखो ये बात है, मैट डज नॉट कंसीडर, सेक्शन 115JB मैट को कंसीडर नहीं करता, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब सेक्शन 44B शिपिंग बिजनेस के लिए, 44BB मिनरल ऑयल बिजनेस के लिए, और 44BB ऑपरेशन फॉर एयरक्राफ्ट के लिए। बस इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब टीडीएस का रेट दिया हुआ है, टीडीएस है ना, टीडीएस रिटर्न फाइल का फॉर्म है, ये फॉर्म है उसका दिया हुआ है कि कब कब फॉर्म हम भर सकते हैं और किसके लिए। अगर फॉर्म नंबर 24Q की बात करें तो टीडीएस ऑन सैलरी, सैलरी के लिए टीडीएस आप भर सकते हैं। कब तक डेट है सर, इसका ड्यू डेट होता है पहला जो है 31 जुलाई को, दूसरा 31 अक्टूबर, तीसरा 31 जनवरी, चौथा 31 मई तक। उसके बाद फॉर्म नंबर 27Q, ये है टीडीएस सारे पेमेंट्स के लिए, किसके लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए जो एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को छोड़कर। फॉर्म नंबर 26QB टीडीएस ऑफ सेल प्रॉपर्टी है ना, फॉर्म नंबर 26QC टीडीएस ऑन रेंट ये देता है। फॉर्म नंबर 26Q टीडीएस ऑन पेमेंट एक्सेप्ट सैलरी, ठीक है
कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। अब है टीडीएस सर्टिफिकेट, सवाल इससे बहुत पूछा जाता है, उससे भी पूछा जाता है, लेकिन ये टीडीएस सर्टिफिकेट का जो सवाल है बहुत पूछा जाता है। फॉर्म नंबर 16 किसका है? टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट। कैसे होता है? ईयरली पेमेंट होता है, 31 में से शुरू होता है, 15 दिन तक ड्यू डेट रहता है। फॉर्म नंबर 16A टीडीएस ऑन नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी, पहला सैलरी है, ये नॉन पेमेंट है, क्वार्टरली होता है, ड्यू डेट के 15 दिन तक। सेक्शन 16B टीडीएस ऑन सेल प्रॉपर्टी, एवरी ट्रांजेक्शन इसको कर सकते हैं सेम, ड्यू डेट के 15 दिन तक। सेक्शन 16C टीडीएस ऑन रेंट, एवरी ट्रांजेक्शन से 15 दिन तक। सेक्शन 16D टीडीएस ऑन कमीशन ब्रोकरेज, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टीडीएस सर्टिफिकेट का सेक्शन है, फॉर्म है, और इससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब है एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अब देखो एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्या है, इसका एप्लीकेबिलिटी कहां था? 2008 में। और नॉन एप्लीकेबिलिटी कहां है? सेक्शन 208 में, 2008 बोल रहा हूं, सेक्शन 208 में। कब? जब एसएससी का फाइनेंशियल ईयर में 10,000 या 10,000 से ज्यादा क्या हो सर इनकम हो। नॉन एप्लीकेबिलिटी कहां है? जब रेसिडेंट हो, वो सीनियर सिटीजन हो, 60 साल से ज्यादा का हो, और पीजीबीपी में कोई इनकम ना हो, तब ये नॉन एप्लीकेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉन एप्लीकेबल। 60 साल से ज्यादा हो और पीजीबीपी में कोई इनकम ना हो तो ये नॉन एप्लीकेबल। एप्लीकेबल कहां है? 10,000 या उससे ज्यादा का कोई अगर फाइनेंशियल ईयर में आप क्या कर जाते हो, इनकम रह जाता है। सर कब कब हम इसको पे कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, एडवांस टैक्स पेमेंट होता है पहले 15 जून को 15%, 1 सितंबर को 45%, 15 दिसंबर जो डेट है वो 75% तक, और ये है 100%। अब ध्यान से समझिएगा, 15% कहने का मतलब यहां 15% आप दे दिए, 100 रुपए का 15%। जी सर। अब नेक्स्ट जो 45% है ना, वो 15% छोड़ के नहीं है, मतलब 15% इंक्लूड करके, तो यहां नेक्स्ट कितना आपको देना पड़ेगा? 30%, ठीक है। अब 45 से 75 वाला बात कर रहे हैं, तो यहां भी आपको नेक्स्ट 30% देना, और यहां पे 25% देना। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि जो पेमेंट आप करते हैं ना, जो पेमेंट करते हैं वो इसके गैप का करते हैं, मतलब फर्स्ट 15 जून को 15% तक या उससे ज्यादा पेमेंट कर देंगे, 45% तक 1 सितंबर, 15 दिसंबर तक 75% और 100% कर देंगे आप 15 मार्च से 31 मार्च तक। क्लियर है? ये डेट याद रखिएगा, पूछता है सवाल। क्या है? एडवांस टैक्स पेमेंट करने का डेट है ये। और कितना एडवांस कर सकते हैं? तो पहले 15% तक, फिर 45, फिर 75, फिर 100। और ये 15% का 45%, ये जो है ना, ये 45% नहीं है, ये 30% एक्चुअली है। क्यों? क्योंकि 15% ऑलरेडी पे कर दिया है। नेक्स्ट बोला है कि अगला 45% तक पेमेंट करना है, 45% तक, मतलब 15% किए तो 30% और करेंगे, 75% तक मतलब 45 कर दिए तो 30% और करेंगे। ये बात यहां पे कह रहा है। चलिए नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का फॉर्म नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी और अदर सोर्सेज अप टू 50 लाख तक, जिसको सहज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहज, है ना। इसलिए फॉर्म नंबर 1 है। फॉर्म नंबर 2, नॉट हैविंग पीजीबीपी, जो पीजीबीपी नहीं है, फॉर ऑल मोर देन 50 लाख, 50 लाख तक के लिए ये है, उससे ऊपर के लिए ये फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर 3 है पीजीबीपी के लिए। फॉर्म नंबर 4 है प्रिजम्पटिव इनकम, 44A और 44AD, यही है ना, जिसको हम लोग सुगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुगम कहते हैं, सुगम, है ना। फॉर्म नंबर 5, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ऑल केसेस में। और सेक्शन 6, फॉर्म नंबर 6 है जो है कंपनी के लिए, और सेक्शन 7 जो है ऑल एक्स केसेस एंड प्योर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। याद है? बात खत्म जी। लीजिए, तो उम्मीद है आपको जो है टैक्स ना इतना काफी है, और इतना बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इतना तो ये था क्या, ये एक तरीका रिवीजन था, है ना। चलिए, आपको टैक्स समझ में आया होगा। इतना ही अगर आपने कर लिया ना, तो यकीन मानिए आपका 7-8 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है जी। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।